हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC। सो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी स्टेट CHO और RML के बेसिस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अपन करंटली जो है वो राजस्थान CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं यहाँ पे। सो आज का अपनी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी थर्ड क्लास। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपना नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ठीक है, सो आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या रहेगा? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड डिजीज़ को अपन कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे डिजीज़ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अपन यहाँ पे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगी। और उसके अंदर भी 19 फेब तक के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। और साथ ही साथ में PGI के लिए भी और RML के लिए भी हम जो है वो टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे रन करवा रहे हैं। सो आप टेस्ट सीरीज़ को बाय करके अपनी प्रिपरेशन को है वो और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस स्तर की अभी हो रही है, आपको किन किन टॉपिक्स के अंदर और अभी पढ़ने बाकी है, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है। ओके, सो टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के साथ साथ में। सो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी इज। ओके, साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी अपन किसको बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, या फिर अल्जाइमर्स डिजीज। कौन सी डिजीज को जो है अपन साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी अपन बोलेंगे? सो साइलेंट एपिडेमिक अपन किसको बोलेंगे? वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी, अल्जाइमर डिजीज को जो है अपन क्या बोलेंगे? साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी। अल्जाइमर डिजीज किस प्रकार की डिजीज है वो अपन देख लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव यहाँ पे डिजीज होती है। कौन? अपनी अल्जाइमर डिजीज। इस डिजीज के अंदर क्या होता है? अपनी जो मेमोरी सेल्स एंड थिंकिंग जो सेल है उनका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, या फिर वो ये वाली सेल अपनी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब ये डैमेज होने के बाद में इसके अंदर क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। ठीक है, ऐसे ये बाद में डैमेज होकर वापस रिकवर नहीं हो पाती है। सो ये कौन सी डिजीज होती है? अपनी अल्जाइमर्स डिजीज। जब अपन माइक्रोस्कोपिक में इन जो सेल्स को अपन देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? प्लेक्यू बने होते हैं यहाँ पे, एंड न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स भी यहाँ पे बने अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे कुछ यहाँ पे ट्रायंगल्स भी यहाँ पे हमें जब अपन माइक्रोस्कोपी करवाते हैं तो उसके अंदर हमें इन जो सेल्स के यहाँ पे ट्रायंगल शेप में यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेक्यू एंड न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अपने साइलेंट एपिडेमिक अपन किसको बोलेंगे? एल्जाइमर्स डिजीज को अपन साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी अपन कहेंगे। इसके बाद में आपको मैं पहले बता देता हूँ एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है। एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। ओके, सो सबसे पहले एपिडेमिक का क्या मीन्स हो गया? एपिडेमिक का मतलब होता है सडन केस इंक्रीज होना। सडन केस का इंक्रीज करना कम्युनिटी के अंदर, या फिर कोई भी एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर सडनली यहाँ पे आउटब्रस्ट हो रहा है डिजीज का, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या हो गया? एंडेमिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंट रहना। कांस्टेंट प्रेजेंट या फिर एंडलेस, कि भाई उस जियोग्राफिकल एरिया से उस डिजीज को जो निकालना वो बहुत मुश्किल है और वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे प्रेजेंट रहती है।
ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज। अब नेक्स्ट आती है क्या, पैंडेमिक। पैंडेमिक के अंदर क्या होता है, पैंडेमिक से वन कंट्री टू अनदर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट कर जाना उस एक डिजीज से। लाइक सबसे पहले क्या हुआ, सडन इंक्रीज इन केसेस, जो कि एक लाइक पर्टिकुलर रीजन या फिर पर्टिकुलर कंट्री तक था। अब उसके बाद में ये एपिडेमिक का जो एक स्टेट से दूसरे जो कंट्रीज के अंदर फैल रही है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, पैंडेमिक। लाइक कोरोना वायरस जो सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ था, सबसे पहले ये डेवलप हुआ था चाइना में, तो चाइना में ये क्या था, एपिडेमिक था। उसके बाद में ये वर्ल्ड वाइड फैल गया, तो मतलब ये क्या हो गया, पैंडेमिक, लाइक कोरोना वायरस। ओके, अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एंडेमिक का मतलब होता है एंडलेस, वो वहाँ पे डिजीज का कॉन्स्टेंटली वहाँ प्रेजेंट रहना, इसको हम बोलते हैं एंडेमिक। सो साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी इज अल्जाइमर्स डिजीज। अब इससे और क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्या, मॉडर्न एपिडेमिक डिजीज ऑफ सेंचुरी कौन सी है, मॉडर्न एपिडेमिक। मॉडर्न एपिडेमिक में क्या आता है, मॉडर्न एपिडेमिक में आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है वो मॉडर्न एपिडेमिक ऑफ सेंचुरी अपन कहलाती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, कि भाई 20th सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है वो क्या है, वो है अपनी ORS थेरेपी। ठीक है, क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कब काम आता है, डायरिया वाले पेशेंट को, डायरिया वाले बच्चों को जो है वो ORS की जो है अपन प्रोवाइड करवाते हैं। एक बार में जो ORS बनाया हुआ है उसको अपन कितने टाइम तक अपन होल्ड करके रख सकते हैं, सो उसको अपन 24 हार्स तक अपन काम में ले सकते हैं। ओके, ORS के अंदर काफ़ी सारे अपने सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, अपने डेक्सट्रोज वगैरह, सिट्रेट वगैरह ये सभी मिले होते हैं। ठीक है, इनको मिलकर एक ओरल रिहाइड्रेशन का सॉल्यूशन बनाया गया था। सो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अल्जाइमर डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज अपने हार्ट से रिलेटेड है, एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना, क्रोनिक लीवर डिजीज, लीवर फेलियर, आगे जाके सिरोसिस वगैरह, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज के अंदर क्या था, COPD वगैरह, ये सब डिजीज जो है ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज के अंदर अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, डज नॉट, ठीक है, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट पूछा है कि भाई कौन सा जो ऑप्शन है वो सबमर्ज पोर्शन ऑफ आइसबर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आइसबर्ग फिनोमिना की। सो आइसबर्ग फिनोमिना के अंदर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अपन लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन को अपन ने क्या नाम दिया, लाइन को अपन ने नाम दिया लाइन ऑफ डीमार्केशन। ओके, इस लाइन को अपन ने क्या नाम दिया, लाइन ऑफ डीमार्केशन। अब इस लाइन के जो ऊपर का जो टिप है, ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, फ्लोटिंग टिप, फ्लोटिंग टिप। एंड इसके जो नीचे का जो अपना जो पार्ट है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, सबमर्ज, सबमर्ज पोर्शन। ठीक है, तो किसी भी डिजीज को पता लगाने के लिए यहाँ पे एक जो आइसबर्ग है, उन्होंने एक फिनोमिना यहाँ पे अपने को प्रोवाइड करवाया था, तो उसको अपन ने, उसके अंदर क्या होता है कि फ्लोटिंग टिप के अंदर हमें कौन कौन से केसेस देखने को मिलते हैं। फ्लोटिंग टिप जो अपन को विजुअल होता है, ठीक है, अपन देख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग टिप के अंदर एक तो क्या आएगा, क्लिनिकल केस, सेकंड क्या आएगा, फिजिशियन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। लाइक क्लिनिकल केस के अंदर अपने को कौन काम करता है, फिजिशियन। सो फिजिशियन ने क्लिनिकल केस वगैरह वो उसको क्या किया, डायग्नोस किया। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डायग्नोस्ड केस लाइक कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 का डायग्नोस्ड केस है, तो वो क्या हो गया, अपना फ्लोटिंग टिप के अंदर आ जाएगा। ओके, अब फ्लोटिंग टिप के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग टिप के अंदर जो अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज का अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं फ्लोटिंग टिप के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो डॉक्टर्स वगैरह
कौन सी जो टीम रहेगी वो फ्लोटिंग टिप के ऊपर काम करती है, वो अपने काम करते हैं फिजिशियन एंड क्लिनिशियंस। ठीक है, फिजिशियंस एंड क्लिनिशियंस जो है अपने फ्लोटिंग टिप के ऊपर काम करते हैं। अब जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ये लाइन क्या काम करती है? लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है वो डिवाइड करती है अपीयरेंट एंड इनअपीयरेंट, अपीयरेंट एंड इनअपीयरेंट इन्फेक्शन को, कि हाँ जो इन्फेक्शन अपीयर हो गया उसको अपन मूव कर देंगे फ्लोटिंग टिप की साइड में। जो इन्फेक्शन अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है, उसका आगे जाके अभी तक कुछ क्लिनिकल केस वगैरह का पता नहीं लगा, तो उसको अपन किस में रखेंगे? सबमर्ज पोर्शन में। तो सबमर्ज पोर्शन के अंदर अपन क्या क्या रखते हैं? सबमर्ज पोर्शन के अंदर अपन रखते हैं हिडन केस। दूसरा, इसके सबमर्ज और जो सबमर्ज पोर्शन के अंदर क्या आता है, अपने ऑप्शंस में क्या दे रखा है? अनडायग्नोस्ड केस, सब क्लिनिकल केस, जिनको अभी क्लिनिकली कोई सिम्टम वगैरह हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, वो किस में आएगा? सबमर्ज पोर्शन के अंदर। अब देखो फ्लोटिंग टिप के अंदर तो क्या हुआ था, डायग्नोसिस कर लिया था अपन ने कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये डायग्नोसिस हो सकता है। सो अब सबमर्ज पोर्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबमर्ज पोर्शन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली स्क्रीनिंग जो है अपन सबमर्ज पोर्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सबमर्ज पोर्शन के अपन डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी स्क्रीनिंग से अपन पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये डिजीज हो सकती है। ओके, अब इसके बाद में स्क्रीनिंग कौन करेगा? डायग्नोसिस कौन करता है? फिजिशियन एंड क्लिनिशियन। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग कौन करेगा? तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, एंड फिजिशियन क्लिनिशियन का भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि सब फ्लोटिंग नोब टिप के अंदर कौन किसका वर्क रहता है एंड स्क्रीनिंग के अंदर किसका वर्क रहता है। आइसबर्ग फिनोमेना के सबमर्ज पोर्शन में स्क्रीनिंग के अंदर कौन काम करता है? सो स्क्रीनिंग के अंदर काम करते हैं, वो काम करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग के अंदर कौन काम करेगा? एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है इसके अंदर काम करते हैं। सो अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, अब नॉट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? डायग्नोस्ड केसेस अंडर ट्रीटमेंट, अनडायग्नोस्ड केस, प्री सिम्टोमेटिक केस, या फिर कैरियर सब क्लिनिकल केस। सो अभी अपन ने पढ़ लिया था कैरियर जो सब क्लिनिकल केस है वो यहाँ पे सबमर्ज पोर्शन में रहते हैं, प्री डायग्नोस्टिक केस ये भी सबमर्ज पोर्शन में रहते हैं, एंड अनडायग्नोस्ड केस ये भी सबमर्ज पोर्शन के अंदर रहते हैं। जबकि डायग्नोस्ड केस अंडर ट्रीटमेंट, लाइक जो केस डायग्नोस्ड हो चुका है एंड जो अंडर ट्रीटमेंट है वो कैसे आ सकता है सबमर्ज पोर्शन में? तो ये तो आएगा किसमें? फ्लोटिंग टिप के अंदर। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका अपना करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो मूव ऑन करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आइसबर्ग फिनोमेना की आप जो है वो एक बार इमेज वगैरह आप जरूर यहाँ पे देखिएगा गूगल में सर्च करके, तो वहाँ से आपको और इसका डाउट्स वगैरह होंगे तो और वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना सबमर्ज पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। सबमर्ज पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना। यहाँ पे ये नाम देके आपको क्या पूछा है? सबमर्ज पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो सबमर्ज पोर्शन के अंदर कौन सी क्या है वो कंसिस्ट नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है वो उसके अंदर सबमर्ज पोर्शन के अंदर नहीं आता है? लेटेंट पीरियड, कैरियर्स, अनडायग्नोस्ड केस, और या फिर हेल्दी पॉपुलेशन। क्या पूछा है अपने को? सबमर्ज पोर्शन डज नॉट कंसिस्ट लेटेंट पीरियड, कैरियर, अनडायग्नोस्ड केसेस, या फिर हेल्दी पॉपुलेशन। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, सो हेल्दी पोर्शन जो पॉपुलेशन है वो सबमर्ज पोर्शन में नहीं आती है। ठीक है, सो लेटेंट पीरियड जो डिजीज का जो लेटेंट पीरियड रहता है जिसके अंदर डिजीज का पता नहीं लग सकता, तो इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट पीरियड। कैरियर्स कि भाई कौन कौन से जो फैक्टर है डिजीज को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अनडायग्नोस्ड केस ये सारे सबमर्ज पोर्शन के अंदर रहते हैं, जबकि हेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारे सबमर्ज पोर्शन के अंदर नहीं रह पाती है। ओके, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शंस में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है डिजीज की पैथोजेनेसिस के ऊपर। स्क्रीनिंग इज ऑफ नो यूज इन चेंजिंग कोर्स ऑफ डिजीज। जो हम स्क्रीनिंग करते हैं
डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग जो अपन करते हैं इज़ नो यूज इन चेंजिंग कोर्स ऑफ डिजीज, तो इसका कोई यूज नहीं है कोर्स का चेंज करने को, ठीक है। कोर्स चला रहे होते हैं प्रोग्नोसिस को, डिजीज की प्रोग्नोसिस को खत्म करने के लिए, लाइक प्रोग्नोसिस मीन्स डिजीज को खत्म करने के लिए जो अपन कोर्स से चला रहे होते हैं, तो उसके अंदर स्क्रीनिंग का कोई यूज नहीं है। टर्शियरी प्रिवेंशन इज पॉसिबल, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स, इंक्लूड सब क्लिनिकल केसेस। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो है ट्रू नहीं है पैथोजेनेसिस की कंडीशन में, डिजीज की पैथोजेनेसिस की कंडीशन में, लाइक डिजीज जो है कैसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे तीसरे स्टेप जाके डिजीज अकर होती है किसी पर्सन में, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। सो ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी स्टेज है जो पैथोजेनेसिस के अंदर, इसके अंदर ट्रू नहीं है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। सो पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज की कुछ स्टेज होती है, इसके अंदर फर्स्ट कौन सी होती है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी स्टेज आती है, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी आती है, फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम कि हाँ जो डिजीज वगैरह हुई है तो उसका क्या आउटकम मिला है, एक तो या तो उस पेशेंट की रिकवरी हो गई है, या फिर वो डिसेबिलिटी की तरफ चला गया है, या फिर उसकी जो है वो डेथ देखने को मिली है यहाँ पे। उसके बाद में फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी यहाँ पे रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन को काम में ले सकते हैं और टर्सरी प्रिवेंशन को काम में ले सकते हैं डिसेबिलिटी से हैंडीकैप होने में बचाने के लिए, लाइक रिहेबिलिटेशन वगैरह कर सकते हैं, उसका डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं किसमें, टर्सरी प्रिवेंशन और केयर देके। फिफ्थ कौन सा होता है, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज इंप्रूव प्रोग्नोसिस एंड इंक्रीज सर्वाइवल, ठीक है। तो ऑप्शन में ए में क्या दिया गया है, स्क्रीनिंग इज नो यूज इन चेंजिंग कोर्स ऑफ डिजीज, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। तो स्क्रीनिंग तो एक क्या कर सकता है, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज इंप्रूव कर सकता है एक तो प्रोग्नोसिस को और इंक्रीज कर सकता है अपने को सर्वाइवल रेट को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर हमारा गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज के अंदर स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो डिजीज का जो अपन सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए, दूसरा उसके उपचार के अंदर अपन और तरीके अपने स्क्रीनिंग की मदद से और तरीके अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्रीनिंग इज ऑफ नो यूज इन चेंजिंग कोर्स ऑफ डिजीज। बाकी का टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन होता है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर्स होता है, और सब क्लिनिकल केसेस वगैरह इसके अंदर पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, लाइक कोई भी जो डिजीज है वो किस प्रकार फैलती है, कौन से उसके अंदर ससेप्टिबल होस्ट हो सकते हैं, कौन उसके अंदर कैरियर हो सकता है, तो ये सभी एक प्रकार का वेब है, ओके। अब वेब ऑफ कॉजेशन, लाइक डिजीज के कितने भी प्रकार के कोज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वेब ऑफ कॉजेशन जो डिजीज है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो मोस्ट करेक्ट है। मोस्टली एप्लीकेबल फॉर कॉमन डिजीज, रिक्वायर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फैक्टर एसोसिएट विद कॉजेशन ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिकल रेशियो, हेल्प टू सजेस्ट वेज ऑफ इंटरप्ट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। सो कौन सा स्टेटमेंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज को अपने को रोकने के लिए या फिर आगे उसका पता लगाने के लिए। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, कि वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी जो है वो अपनी हेल्प करती है सजेस्ट करने के लिए टू इंटरप्ट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से अपने कैसे रोक सकते हैं, ये हमारी जो वेब ऑफ कॉजेशन थ्योरी है ये हेल्प कर सकती है। लाइक किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो अब उसका ये अपन एक वेब ऑफ कॉजेशन वगैरह डिजीज वगैरह है, इसके अंदर अपन क्या पता लगा सकते हैं कि वो कैसे उसको इन्फेक्शन हुआ है, कौन उसका ससेप्टिबल होस्ट रहा है, क्या क्या फैक्टर रहते हैं। तो उस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को रोकने के लिए अपन क्या वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज का अपन उसके अंदर स्टडी करते हैं, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का,
हेल्प टू सजेस्ट वेज टू इंटरप्ट द डिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ये वेब ऑफ क्वेश्चन थ्योरी जो है वो क्या करती है, वेज को अपने को बारे में बताएगी कैसे कैसे अपन काम कर सकते हैं जिससे अपन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को अपन इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और ऑल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे जो ऑप्शन हैं वो सभी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया अपने से। होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एजेंट्स या फिर इन्वेस्टिगेटर। सो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर नहीं देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को अपन जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है उसके अंदर हम नहीं रखते हैं। होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट, लाइक एजेंट, एजेंट के बाद में यहाँ पे क्या आता है, एनवायरनमेंट, एंड यहाँ पे क्या आता है, होस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे अपन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है ये अपन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a child lost his hand and unable to do routine works called। ठीक है, एक जो चाइल्ड है वो अपने हैंड को उसने लॉस्ट कर दिया है बाय एक्सीडेंट या फिर अनदर रीजन, एंड अनेबल टू डू रूटीन वर्क। अब वो क्या कर रहा है, रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैंडीकैप बोलेंगे, डिसेबिलिटी बोलेंगे, इम्पेयरमेंट बोलेंगे या फिर बेटर्ड बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बेटर्ड बेबी सिंड्रोम क्या होता है, नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा इन चाइल्ड हुड। ठीक है, जो बेटर्ड बेबी सिंड्रोम है इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा इन चाइल्डहुड। नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा कौन कौन से होते हैं, या फिर एक तो जैसे स्टेप पेरेंट्स जो हैं वो उसको बेबी को जो है वो परेशान कर रहे हैं, और जो भी कम्युनिटी के अंदर जैसे कोई भी पर्सन है वो उसको ट्रॉमा पहुंचा रहा है, उसको जो हैरेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, बेटर्ड बेबी सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड का हैंड लॉस्ट हो रहा है, अनेबल टू डू वर्क। इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, इस वाली टर्म को अपन बोलते हैं डिसेबिलिटी। बेबी जो है, बच्चा जो है वो डिसेबल्ड हो गया है, अपने डेली रूटीन को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, डिसेबिलिटी। अभी अपन पढ़ लेते हैं एक बार कि डिजीज से जो हैंडीकैप है वो किस प्रकार यहाँ पे फैलता है। सबसे पहले क्या आता है, डिजीज, डिजीज के बाद में क्या आता है, इम्पेयरमेंट, इसके बाद में क्या आता है, डिसेबिलिटी, इसके बाद में क्या आता है, हैंडीकैप। ठीक है, सबसे पहले किसी पर्सन में डिजीज होती है, डिजीज का मतलब अपन समझ सकते हैं किससे, कि भाई उसको एक्सीडेंट हो गया। जैसे इस बेबी का अपन, इस चाइल्ड का केस ले लेते हैं कि अगर सपोज कि भाई इस बच्चे को जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से क्या हो गया, इसके इम्पेयरमेंट क्या हो गया, लॉस ऑफ हैंड। यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो गया बॉडी के अंदर, उसका हैंड जो है वो लॉस हो गया। अब बॉडी में इम्पेयरमेंट की वजह से वो क्या कर रहा है, कैन नॉट डू प्रॉपर वर्क, ओके, अनेबल टू डू रूटीन वर्क। रूटीन वर्क को अच्छे से वो फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसकी डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक है, इम्पेयरमेंट तो क्या था, लॉस ऑफ हैंड, डिसेबिलिटी, रूटीन वर्क को जो फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब रूटीन वर्क को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके उसको अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आगे जाके देखना मिल सकता है, मतलब वो बेबी जो है वो हैंडीकैप्ड की कंडीशन में आ गया है। ओके, सो अपन इस वाली जो प्रोसेस है, ये वाले प्रोसेस कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि इनके सीक्वेंस को एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले डिजीज होती है या उसके बाद में डिसेबिलिटी होती है। लाइक इसको एक प्रॉपर मैनर में अपने समझने की नीड होती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या रहेगा वो रहेगा डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट स्टडीड बाय। जो किसी भी डिजीज की नेचुरली अगर अपने को हिस्ट्री प्राप्त करनी है तो कौन सी स्टडी है वो बेस्ट है इसके लिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आरसीटी, केस कंट्रोल स्टडी या फिर कोआर्ट स्टडी। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कौन सी स्टडी की मदद से अपन बेस्ट अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आरसीटी, केस कंट्रोल स्टडी या फिर कोहर्ट स्टडी। सो
इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी के अंदर क्या करते हैं अपन, इसका दूसरा नाम क्या है कोहॉर्ट स्टडी का? कोहॉर्ट स्टडी का दूसरा नाम क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, ये नाम भी एग्जाम के अंदर कई बार आता है, एम्स, पीजे, आरएमएल जैसे एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। सो सीएचओ के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी का दूसरा नाम क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो इसके अंदर क्या होता है? यूज टू इवालुएट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इवैल्यूएट करते हैं अपन एसोसिएशन को, लाइक डिजीज एंड एक्सपोजर के बीच में क्या एसोसिएशन है उसको अपन जो है इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है क्या अपन एग्जामिनर वो क्या करता है? इसके अंदर करता है इन्वेस्टिगेटर फॉलो ए ग्रुप ऑफ पीपल्स our time to time and not each new occurrence of disease, each new अकरेंस ऑफ डिजीज। इसके अंदर क्या करता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या नोट करता रहता है कोई भी नई अकरेंस ऑफ डिजीज को। ठीक है, सो ये इसके अंदर क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम जो है अकरेंस ऑफ डिजीज को नोट करता रहता है, जबकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करता है डिजीज को पता लगाने के लिए। ये एक प्रकार की क्या है? एक ऑब्जर्वेशन करता है इसकी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है, तो इसको अपने क्या बोला? नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल स्टडी। कौन सी है? कोहॉर्ट स्टडी। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का पता लगाने के लिए बेस्ट स्टडी कौन सी है? और कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या आती है अपनी? ऑप्शन में आता है केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? सो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर क्या होता है? स्टडी ऑन टू ग्रुप ऑफ पीपल्स, स्टडी ऑन टू ग्रुप ऑफ पीपल्स। इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप होता है एंड सेकंड ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप को अपन ने क्या नाम दिया? केस ग्रुप, एंड सेकंड ग्रुप को अपन ने क्या नाम दिया? कंट्रोल ग्रुप। केस ग्रुप का क्या मतलब हो गया? फर्स्ट डिजीज के साथ में, लाइक सो इस ग्रुप के अंदर क्या किसको रखा? डिजीज वाले पर्सन को रखा, और इस ग्रुप के अंदर किसको रखा? डोंट हैव डिजीज, लाइक नॉर्मल पीपल्स को जो है वो इस डिजीज के इस ग्रुप के अंदर रखा। ठीक है, सो अब इन दोनों को यहाँ पे रखने का क्या सेंस बना? टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है केस कंट्रोल स्टडी को अपन जो पता लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं? दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप कौन सा हो गया? केस ग्रुप। दूसरा होता है अपना कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, केस ग्रुप के अंदर तो वो पर्सन को रखते हैं जो इसको डिजीज हो चुकी होती है। कंट्रोल ग्रुप को जो ऐसे पर्सन को रखते हैं ऑब्जर्वेशन में जिनको डिजीज नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, इन दोनों का रखने का क्या मीन्स हुआ? यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई लगाते हैं, रिस्क फैक्टर को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसके अंदर जो है और अपन क्या पता लगा सकते हैं? स्टडी अबाउट इंसिडेंट्स, कॉज एंड प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो अब रिस्क फैक्टर का पता लगाने के बाद में अपन क्या स्टडी कर सकते हैं आगे कि भाई इंसिडेंस कैसे हुआ है आगे और कैसे फैल सकती है, कोज क्या क्या रह सकते हैं, एंड इसका प्रोग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टडी की मदद से अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वाली स्टडी भी अपन ने पढ़ ली, केस कंट्रोल स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी को भी अपन ने देख लिया। दूसरा क्या लास्ट क्या अपन पढ़ते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को अपन कैसे सोल्व करते हैं? सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अपन अंदर क्या करते हैं? यूज टू डिटरमाइन प्रिवेलेंस। यूज टू डिटरमाइन प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टिंग केस। एग्जिस्टिंग केस का मतलब क्या हो गया? जो केस पहले से ही अपने कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी स्टडी करते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया? न्यू केस। ठीक है, न्यू केस को अपन बोलते हैं इंसिडेंस, एंड प्रिवेलेंस को अपन बोलते हैं एग्जिस्टिंग केस। सो
इसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन डाटा फ्रॉम मैनी डिफरेंट पीपल्स एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रीवेलेंस का। ठीक है, कि भाई कितनी जो डिजीज है वो पर्सन है अभी तक जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये होता है अपना कुछ टाइप ऑफ स्टडी अपन एपिडेमियोलॉजी के अंदर। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर आगे भी अपन बात करते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, बट इस क्वेश्चन के अंदर अपन पता लगा सकते हैं, अपन ने उसको सोल्व किया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कोहर्ट स्टडी। ठीक है, कोहॉर्ट हिस्ट्री की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मेजर्स इन्वॉल्व इन सेंटिनल सर्विलेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेप्ट का अपने को पूछा है कि भाई सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर कौन कौन से अपने जो ऑप्शंस है उनको अपन मेजर करते हैं एक को छोड़ के। लाइक सेंटिनल सर्विलेंस क्या काम करता है एक को छोड़ के। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, identifying missing case in notification of disease, identifying new case of infection, identifying old and new cases, identifying case free of disability. So इस क्वेश्चन के अंदर क्या अपना करेक्ट आंसर होगा, सेंटिनल सर्विलेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर अपन आइडेंटिफाइंग केस फ्री ऑफ डिसेबिलिटी को अपन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ऐसे केसेस को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी, सर्विलेंस के बारे में, कि क्या सर्विलेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। सारे प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो आगे भी पूछने की संभावनाएं उतनी ही है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं सर्विलेंस की। सो सर्विलेंस का क्या मतलब होता है ये अपन देख लेते हैं। ऑन गोइंग सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विलेंस। सो इसकी मदद, इन डाटा की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज जो है अपन इस डाटा की मदद से अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्विलेंस एक इस प्रकार की प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को एनालिसिस भी करते हैं। तो अब एनालिसिस कर लिया, प्रिवेंशन कर लिया, अपन आगे जाके क्या कर सकते हैं, डाटा का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो इसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, डिजीज का प्रिवेंट कर सकते हैं एंड डिजीज के ऊपर जो है कंट्रोल भी अपन जो है कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि कितने प्रकार के जो टाइप्स है हमें देखने को मिलते हैं सर्विलेंस के। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, पैसिव। सो पैसिव टाइप कौन सा होता है, डाटा इज इटसेल्फ रिपोर्टेड टू हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, जो हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर है वो डाटा खुद ही रिपोर्ट करने आ जाता है। मींस कोई पर्सन को फीवर हुआ है तो वो हॉस्पिटल में दिखाने आया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दिखाने आया, सब सेंटर पे दिखाने आया, सीएचसी पे दिखाने आया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे दिखाने आया, ठीक है, रिसर्च लेवल हॉस्पिटल पे दिखाना है। सो अब उनको क्या प्रॉब्लम्स रही है, तो ये सब डाटा है जो खुद से ही चल के आ रहे हैं हेल्थ केयर सेंटर के पास में। तो हेल्थ केयर सेंटर को यहाँ पे बाहर जाना नहीं पड़ा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ा डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, सो इस प्रकार का सर्विलेंस क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं पैसिव सर्विलेंस। अब पैसिव सर्विलेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द अपने नेशनल प्रोग्राम जो है वो अपन पार्ट करते हैं। क्या पता लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम अपने पैसिव सर्विलेंस के अंदर अपना ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्या पता लगाने के लिए, किसी भी डिजीज की मोर्टालिटी एंड
मोरबिडिटी को पता लगाने के लिए जो नेशनल प्रोग्राम्स है वो पैसिव सर्विलेंस करते हैं। लाइक कोई पर्सन जो टीबी है वो रिपोर्ट हुआ है सबसे पहले हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका पता लग जाए कि हाँ भाई इसकी मोरबिडिटी क्या है, टीबी। अब वो टीबी से अगर वो पर्सन की डेथ हुई है तो वो मोर्टेलिटी, ठीक है। सो अपने जो देश के जो कुछ नेशनल प्रोग्राम्स है ये पैसिव सर्विलेंस के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्टिव सर्विलेंस। सो एक्टिव सर्विलेंस के अंदर क्या होता है, हेल्थ सिस्टम गो आउट, हेल्थ सिस्टम गो आउट एक्टिवली फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो हेल्थ जो सिस्टम है, लाइक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ के जो स्टाफ वगैरह है वो क्या करते हैं, कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर जाने के बाद में वो क्या करते हैं, पोलियो वाले प्रोग्राम्स होते हैं ना, उन पोलियो के प्रोग्राम्स के अंदर वो स्टूल एग्जामिनेशन जो है वो अपन जाके करते हैं, ठीक है, कि भाई अंदर जो है वो क्या क्या, और स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर, तो ठीक है। इस प्रकार के जो जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, स्टूल का डाटा कलेक्ट किया, यूरिन का डाटा कलेक्ट किया, स्पुटम का डाटा कलेक्ट करते हैं टीबी के लिए। सो इस प्रकार के सर्विलेंस को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव सर्विलेंस। इसके बाद में थर्ड कौन सा आता है, थर्ड आता है सेंटिनल। थर्ड कौन सा सर्विलेंस आता है, सेंटिनल सर्विलेंस। तो इस सर्विलेंस के अंदर क्या होता है, मॉनिटरिंग अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन केसेस, ठीक है। तो सेंटिनल सर्विलेंस के में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन केसेस के अंदर मॉनिटर करते हैं। और इसका क्या रोल होता है, आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग केसेस, ठीक है। ये हर लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको टॉपिक को इतना अच्छे से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप साथ साथ में इसको नोट डाउन भी कीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाइंग मिसिंग केसेस का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा सर्विलेंस है जिससे अपन कम्युनिटी के अंदर मिसिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो भी अपन जो है सेंटिनल सर्विलेंस की मदद से जो भी एड्स के जो न्यू केसेस वगैरह है, मिसिंग केसेस वगैरह है, तो इन सबको यहाँ पे पता लगाने का काम करता है। तो मिसिंग केस को अपन पता कहाँ से लगा सकते हैं, एक तो एंटीनेटल क्लिनिक से अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो नए जो आते हैं, यहाँ पे नए पर्सन आते हैं यहाँ पे, तो उनको पता लगाते हैं कि भाई आगे उनको प्रॉब्लम्स ये ससेप्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। और क्लिनिकल जो केसेस, क्लिनिकली जो आते हैं पर्सन दिखाने के लिए, तो उनको ऊपर भी क्या सेंटिनल सर्विलेंस जो काम करता रहता है आगे, ठीक है। सो सर्विलेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आज समझ लिया है, ठीक है। और जो एक्टिव सर्विलेंस है वो किस पे काम करता है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर। ये वाला प्रोग्राम जो है वो एक्टिव सर्विलेंस के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है हेल्थ केयर सिस्टम को, ओके। सो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिफाइंग केस फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, ये अपने सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर नहीं आता है। सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर क्या आता है, मिसिंग केसेस को अब अंदर अपन काम में लेते हैं, न्यू केस को अपन पता लगा सकते हैं, ओल्ड एंड न्यू केस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इराडिकेशन प्रोग्राम आर ट्रू एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है इराडिकेशन प्रोग्राम्स के लिए, एक को छोड़ के। देयर इज कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इन द एंटायर एरिया ऑफ द कम्युनिटी, जी हाँ बिल्कुल। इराडिकेशन प्रोग्राम इज अवर वंस द डिजीज हैज बीन सर्टिफाइड एज हैविंग बीन इराडिकेटेड। केस फाइंडिंग इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द डिजीज टू द एक्सटेंट दैट नो न्यू केस अकर इन द फ्यूचर। सो कौन सा स्टेटमेंट है वो इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। आर ट्रू एक्सेप्ट पूछा है अपने को, तो मतलब कौन सा जो ट्रू है वो नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो केस फाइंडिंग इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस नहीं है केस फाइंडिंग के अंदर, ठीक है। सो केस फाइंडिंग इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस जो है वो ये एक एक्सेप्ट है, बाकी के सारे जो ऑप्शंस है अपने वो इस इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए ट्रू है, ठीक है। सो देयर इज कंप्लीटली इंटरप्शन
जो डिजीज़ है उसके अंदर कम्प्लीटली इंटरप्शन होना चाहिए ट्रांसमिशन के, भाई 1% और 1% के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती कम्युनिटी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इराडिकेशन प्रोग्राम इज अवर वंस द डिजीज इज हैज बीन सर्टिफाइड एज हैव बीन इराडिकेटेड। तो इराडिकेट प्रोग्राम जब कब खत्म हो सकता है, जब डिजीज जो है वो सर्टिफाइड होगी कि हाँ भाई ये डिजीज जो है इराडिकेट हो चुकी है, तब जाके इराडिकेशन वाले प्रोग्राम से उनको होल्ड किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द डिजीज टू द एक्सटेंट दैट नो न्यू केस अकर इन द फ्यूचर। जी हाँ, ये भी इराडिकेशन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन के। यहाँ पे देखो एक टर्म आती है एलिमिनेशन, कि एलिमिनेशन हम किसको कहते हैं। सो एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन इन ए जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो डिजीज ट्रांसमिशन है वो कंप्लीटली रुक जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजीज एलिमिनेशन। सो बट पॉजिटिव एजेंट में भी परसिस्ट, बट इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो यहाँ पे परसिस्ट कर सकता है, जबकि वो कोई भी किसी प्रकार का डिजीज नहीं फैला रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिजीज एलिमिनेशन। सो इंडिया के अंदर कौन कौन सी डिजीज है वो एलिमिनेट हो चुकी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी डिजीज है वो एलिमिनेटेड हो चुकी है। सो ऑप्शन है अपने पास में 3 डिजीज जो है इंडिया से अभी तक एलिमिनेट की जा चुकी है। सबसे पहली डिजीज कौन सी है, गुनिया वोम। गुनिया वोम को दूसरा नाम क्या है, ड्रैकन कुलियासिस। ठीक है, इस डिजीज को जो इंडिया से एलिमिनेट कब कर दिया गया था, इस डिजीज को इंडिया से एलिमिनेट किया गया था फेब 2000 के अंदर, इस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसके बाद में सेकंड डिजीज कौन सी थी, सेकंड डिजीज थी अपने यहाँ पे लेप्रोसी। ये सब भी डिजीज एलिमिनेट हुई है, इराडिकेट अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, लेप्रोसी को कब हमें एलिमिनेट कर दिया गया था, लेप्रोसी को कर दिया था दिसंबर 2005 में। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सी है, याव्स। ठीक है, याव डिजीज को जो एलिमिनेट कर दिया गया था, कब किया था, सितंबर 2006 के अंदर। इन सब डिजीज को, तीनों डिजीज को एलिमिनेट कर दिया गया था, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अब और कौन सी डिजीज है जो एलिमिनेशन की कगार पे है इंडिया के अंदर, या इंडिया उनको एलिमिनेट करने वाला है। सो ये डिजीज है अपने पोलियो, काला आजार, नेक्स्ट नियोनेटल टेटनस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये कुछ डिजीज है जो नियर बाई टू एलिमिनेट है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एक टर्म और आती है इराडिकेशन। इराडिकेशन का क्या मीन्स होता है, कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का ही यहाँ पे कंप्लीटली एक्सट्रक्शन हो चुका है। ठीक है, आउट हो चुका है। यहाँ पे एलिमिनेशन में तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कैन बी प्रेजेंट, बट इराडिकेशन के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट ही नहीं रहता है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हो गया, ऑर्गेनिज्म का टीयरिंग आउट बाय रूट्स। ठीक है, बाय रूट ही किसी पेड़ को अगर निकाल फेंकते हैं तो मतलब वो आगे जाके उस जगह पे वो पेड़ नहीं खड़ा हो सकता है, मतलब जो प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है उसको ही यहाँ पे निकाल फेंका है। ठीक है, सो अब इसके अंदर ये एक इराडिकेशन अपन कब बोल सकते हैं किसी भी डिजीज को। ठीक है, जब वो ग्लोबली यहाँ से जो ग्लोबली किसी प्लेनेट से ग्लोबली इराडिकेट हो, तब ये इराडिकेशन वर्ड यूज में ले सकते हैं अपन। ओके, अब कौन सी डिजीज है वो इराडिकेट की जा चुकी है, सो ओनली वन डिजीज टिल डेट। ठीक है, ओनली वन डिजीज कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। ओनली स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है अब तक इराडिकेट हुई है। ठीक है, कब हुई थी, आपसे आप एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार, 8 मई 1980 को जो है वो WHO ने इसको इराडिकेट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को। ओके, स्मॉल पॉक्स का वायरस क्या था, वेरियोला। ओके,
इस स्मॉल पॉक्स के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ चुका है, कौन इसने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। और ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर सोल्व कर लिया है। अगर आपको टॉपिक सोल्व देखना है तो आप प्रीवियस क्लास आप जाके जरूर ले सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कंटिन्यूस सेक्रेटरी ऑफ डिजीज दे डिटरमाइन द occurrence and disturbance of disease, occurrence and distribution of disease and other condition of ill health is the definition of। तो ये जो कंटिन्यूस जो डिजीज के ऊपर सर्विलेंस रखा जाता है टू डिटरमाइन अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, डिजीज कंट्रोल और सिस्टम एनालिसिस। तो ये वाली जो अपनी डेफिनेशन है वो किसकी है, सर्विलेंस की है। अपन ने भी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ाई था सर्विलेंस क्या होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्विलेंस। सो कौन कौन सी डिजीज है जो सर्विलेंस के अंदर अभी रखी गई है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर, उसके बाद में पोलियो, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एंड साल्मोनीलियासिस, ठीक है। तो ये वाली जो कुछ डिजीज कंडीशन है इनको अंडर सर्विलेंस रखा गया है। जब कभी भी ये डिजीज देखने को मिलती है सो यहाँ पे जो है वो हेल्थ सेक्टर्स को यहाँ पे रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसके अंदर एक नाम और आया है, वो कौन सा है, मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग अपन किसको बोलते हैं, मॉनिटरिंग अपन बोलते हैं यहाँ पे रूटीनली कोई भी डिजीज का है या फिर कम्युनिटी का अंदर एनालिसिस किया जाता है रूटीनली, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग। और सर्विलेंस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस सेक्यूरिटी, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर ये चलती है अपने सर्विलेंस। और इसके बाद में और जो मॉनिटरिंग है ये जब डिजीज इराडिकेट एलिमिनेट हो जाती है उसके बाद में स्टॉप कर दी जाती है, स्टॉप वंस डिजीज एलिमिनेटेड, ठीक है। और जो सर्विलेंस की कंडीशन है ये डिजीज इराडिकेशन के बाद में भी ये कंटिन्यू आगे रहती है। ओके, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है तो उनको अपन कैसे प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसके आगे इसको आगे तक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं अपन, सर्विलेंस करते हैं। जबकि मॉनिटरिंग जो डिजीज अगर एलिमिनेट हो चुकी है कंट्री से या इसी एक जियोग्राफिकल एरिया से, तो वहाँ से ये उसको क्या करते हैं, इस मॉनिटरिंग करना इसको स्टॉप कर देते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज टू ए लेवल वेयर इट सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कंट्रोल से, एलिमिनेशन से, इराडिकेशन से या फिर सर्विलेंस से, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि किसी भी डिजीज को जो है वो उसका इंसिडेंस को डिक्रीज करना, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेज को डिक्रीज करना, और साथ ही साथ उसको एक लेवल के ऊपर यहाँ पे सीज कर देना, उसको एक लेवल पे आके रोक देना ताकि वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना बन जाए। ये अपन कैसे कर पाएंगे, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन है अपने पास में, कंट्रोल से, एलिमिनेशन से, इरेडिकेशन से या फिर सर्विलेंस से। सो ये अपन कर सकते हैं कंट्रोल करने से, ठीक है। जो डिजीज के ऊपर अपन जो कंट्रोल रखते हैं तो उसकी मदद से जो है अपन न्यू केस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, न्यू केस आने से मतलब न्यू केस को अपन रोक सकते हैं, और डिजीज को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनने से भी यहाँ पे रोका जा सकता है कंट्रोलिंग से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कॉजेटिव एजेंट इज प्रेजेंट बट देयर इज नो ट्रांसमिशन इज नोन एज, ठीक है। ये अपन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाई था कि भाई पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट रह सकता है जबकि वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, कंट्रोल, इराडिकेशन या फिर होलो एंडेमिक। क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन, कंट्रोल, इराडिकेशन या फिर होलो एंडेमिक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट है अभी तक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, जबकि उसका ट्रांसमिशन ये नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है अपनी डिजीज को। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कंडीशन को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। लाइक वो डिजीज तो एलिमिनेट हो गई है बट उसका जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है, वो अभी तक प्रेजेंट है उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर।
ठीक है, एलिमिनेशन के बारे में अपन ने पढ़ा ही था। लाइक लेप्रोसी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है, बट इसके डिजीज जो कॉजेटिव एजेंट है वो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अभी इरेडिकेट नहीं हुई है। इरेडिकेट का मतलब कॉजेटिव एजेंट को ही खत्म कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डिजीज एलिमिनेशन इज हेल्प बाय, डिजीज को जो एलिमिनेशन है वो अपन कैसे कर पाते हैं, किसकी मदद से जो है वो डिजीज एलिमिनेट हो पाती है। हार्ड इम्यूनिटी, आइसोलेशन से, क्वारंटीन से, या फिर नन ऑफ द अबव से, मतलब इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। सो डिजीज को अपन एलिमिनेशन किस प्रकार कर सकते हैं, हार्ड इम्यूनिटी, आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन। सो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि हर्ड इम्यूनिटी की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, डिजीज को जो है इराडिकेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हर्ड इम्यूनिटी होती है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी बिकम इम्यून टू डिजीज। ठीक है, जो कम्युनिटी की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो उस डिजीज से इम्यूनिटी, उसको डिजीज को उस डिजीज से इम्यूनिटी का मिल जाना, वो अपन क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, सो इम्यूनिटी कैसे मिलती है, इम्यूनिटी कैसे मिलती है, थ्रो प्रीवियस इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीनेशन से। ठीक है, सो प्रीवियस इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन की मदद से जो है वो इम्यून हो जाती है एक पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन जो है इम्यून रहती है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, थ्रू प्रीवियस इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन से जो है। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, डिजीज को जो है वो एलिमिनेशन कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि वो जो पर्सन को यहाँ से आइसोलेट कर देना। ठीक है, क्वारंटीन का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, ये अपन जो कोविड के अंदर अपन ने क्वारंटीन वगैरह रखा ही था। ठीक है, खुद यहाँ पे कम्युनिटी से खुद यहाँ पे अलग हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वारंटीन हो जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हार्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो इंसिडेंस इज, जीरो इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केस। ठीक है, कोई भी न्यू केस जो है यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एलिमिनेशन ऑफ डिजीज, इराडिकेशन ऑफ डिजीज, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन या फिर इराडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। सो जीरो इंसिडेंस कब हो सकता है, जब कोई डिजीज एलिमिनेट हो चुकी होती है। ठीक है, लाइक डिजीज तो एलिमिनेट हो गई है बट पॉजिटिव एजेंट जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन नहीं फैला पा रहा है। ठीक है, न्यू जीरो इंसिडेंस मतलब कोई भी उस डिजीज के प्रति कोई भी नया केस जो है वो हमें नहीं देखने को मिला है कम्युनिटी के अंदर। सो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो इंसिडेंस मतलब एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट इज एम टू डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एनवायरनमेंट में चेंजेस का पता लगाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक रूटीनली अपन क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, आइसोलेशन या फिर इवालुएशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग करना। ओके, यहाँ पे क्या ऑप्शन में अपन क्या देखने को मिला है, रूटीन मेजरमेंट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, रूटीन मेजरमेंट किसके अंदर होता है, मॉनिटरिंग के अंदर होता है, रूटीन मेजरमेंट होता है, अपन ने पढ़ाई था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रूटीन मेजरमेंट, सॉरी मॉनिटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मिसिंग केसेज आर डिटेक्ट बाई, मिसिंग केसेज को अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्टिव सर्विलेंस के द्वारा, पैसिव सर्विलेंस के द्वारा, सेंटिनल सर्विलेंस के द्वारा या फिर मॉनिटरिंग के द्वारा। ठीक है, सर्विलेंस के बारे में अपन ने पढ़ लिया था पीछे के, अपन तीनों जो तीन टाइप के सर्विलेंस होता है आपने समझ लिया था और मॉनिटरिंग को भी समझ लिया था। सो उसके अंदर हम मिसिंग केसेस को अपन किससे अपन डिटेक्ट कर रहे थे, सेंटिनल सर्विलेंस के द्वारा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटिनल सर्विलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेप्रोसी इज कंसिडर्ड एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इफ द प्रिवेलेंस ऑफ लेप्रोसी इज मोर देन। ठीक है, लेप्रोसी को अपन कब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बना सकते हैं, कह सकते हैं उसको, जब उसका प्रिवेलेंस कितना हो, लाइक पहले से वो लेप्रोसी कितनी है, प्रिवेलेंस मतलब ओल्ड केसेस, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस। ठीक है, सो प्रिवेलेंस का मतलब क्या हो गया, लेप्रोसी को अपन कब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बता सकते हैं, 1 पर 10,000, 2 पर 10,000, 5 पर 10,000 या फिर 10 पर 10,000। लाइक 10,000 पीपल्स पर एक पर्सन अगर लेप्रोसी का शिकार हो रहा है तब अपन उसको कंसीडर कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को। ठीक है, यहाँ पे अपन कंसीडर कर देंगे लेप्रोसी को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। लेप्रोसी कब बनती है, जब 10,000 में से कोई भी एक व्यक्ति है वो लेप्रोसी से इन्फेक्टेड होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं,
पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। ओके, ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस एमपी सीएचओ के एग्जाम्स में, राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ और जो आरएमएल, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं आपके लोगों के एग्जाम के अंदर, तो उन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डिजीज एलिमिनेशन मीन्स, डिजीज एलिमिनेशन अपन किसे बोलेंगे? क्योर ऑफ द डिजीज, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली, इराडिकेशन ऑफ द वेक्टर, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑप्शन को जो अपन डिजीज एलिमिनेशन बोलेंगे? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली। किसी भी डिजीज का टोटली अपन ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना अपन क्या बोलते हैं? डिजीज का एलिमिनेशन हो जाना। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपना? करेक्ट रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर देंगे। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आरएनसीसी की ऐप के ऊपर, तो वो भी आप ज़रूर बाय कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाइएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरएनसीसी को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।